एक बार फिर 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। मॉडल पेपर 3 का खंड स आज देखेंगे। इससे पहले हमने खंड अ और खंड ब को पूरी तरह से कंप्लीटली सॉल्व करके वीडियो है वो अपलोड कर दिए है, जो आपने वीडियो जरूर देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं, खंड स से पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न यानी कि 20वां प्रश्न आपके खंड स का पहला प्रश्न होगा। और 20वां प्रश्न क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 और -3 एक सरेख है। सरेख का मतलब एक ही रेखा में है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट पेज में इसको लेता हूँ और नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न ले लिया मैंने। प्रश्न वापस पढ़ता हूं मैं कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 3 और -3 सरेख है। तो सबसे पहले तो इसको सरेख क्या है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा एक लाइन खींच के आपको बताता हूँ। जैसे एक लाइन है मान लो, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 बिंदु लेता हूँ। मान लो एक बिंदु ये हो गया, ये दूसरा बिंदु है वो बी है और तीसरा बिंदु है वो सी है, ठीक है। अब सरेख का अर्थ ये होगा कि एक ही रेखा में ये तीनों बिंदु स्थित है, राइट। ये ए बी और सी ये मान लेंगे हम। अब तीनों बिंदु सरेख होंगे कब, जब यहाँ पे जैसे मान लो ए से लगाकर बी तक आपने दूरी निकाली और वो आ गई मान लो 5 मीटर, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। और बी से लगाकर सी तक मान लो आ गई आपके 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, सॉरी ये मीटर है तो ये भी मीटर, ओके। तो 5 मीटर और ये 7 मीटर। तो जब आप सी ए निकालेंगे यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक दूरी निकालेंगे तब कितना आना चाहिए, नेचुरल है कि 5 और 7 का योग आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लगाकर यहाँ तक 5 है और बी से लगाकर सी तक है वो 7 है। तो दोनों का योग आना चाहिए 12, यानी 12 मीटर अगर सी से लगाकर ए तक दूरी आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी और सी एक ही रेखा पर स्थित है। तो यही काम हम यहाँ करेंगे, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हम 3 बार दूरी निकालेंगे। सबसे पहले ए से लगाकर बी तक निकालूंगा, फिर बी से लगाकर सी निकालूंगा और सी से लगाकर ए तक। अगर ये कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरे पॉइंट के बराबर आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि तीनों बिंदु है वो सरेख है, ठीक है। तो चलते हैं सवाल पे। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ये जो बिंदु दे रखे हैं वो एक रेखा पर स्थित है। माना बिंदु ए बी सी के रूप में मान लो या पी क्यू आर के रूप में मान लो, जो भी आपको उचित लगे। तो माना बिंदु ए, पहला पॉइंट लेता हूं 1 और -1। फिर दूसरा पॉइंट बी, बी है वो -2 और 7 तथा 3 और -3 एक रेखा पर स्थित है, एक रेखा पर स्थित है। ये मैंने मान लिया कि जो तीनों बिंदु है वो एक रेखा पर स्थित है, ओके। तो एक रेखा पर स्थित है, सबसे पहले हम निकालते हैं दूरी ए बी। अब दूरी ए बी निकालने के लिए आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र अच्छे ढंग से पता ही होगा क्योंकि काफी प्रश्न हमने खंड अ के अंदर किए हैं, छोटे छोटे प्रश्न दूरी से संबंधित थे। तो यहाँ पे सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार लिख लो सूत्र। अब ए बी निकालते हैं। तो देखिए ए से लगाकर बी तक दूरी निकालना है, तो इसमें x1 क्या हो जाएगा, पहला पहला जो निर्देशांक है उसमें से x1 और ये y1, इसी प्रकार ये x2 और ये y2। तो x2 - x1 यानी पहले में से पहला घटा दो और दूसरे में से ये दूसरा घटा दो, बस ऐसे याद रखो। तो -2, ये सूत्र का माइनस है इसलिए माइनस लिख लो। फिर ये 1 आ जाएगा x1 और होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 7 और 7 में से 1 को घटाना पड़ेगा, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर। करो सॉल्व इसको। अब यहाँ पे देखिए -2 और -1 मिलके कितने हो गए, -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 7 में से 1 गया तो क्या बचा 6 का होल स्क्वायर। -3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9 और 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। जोड़ दो इसको तो क्या आ गया, देखिए 9 और 36 को जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा 45।
अब देखिए जो रूट ऑफ 45 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 5। 9 का गुणा करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 45। अब देखिए 9 का वर्गमूल निकलता है, 9 का वर्गमूल कितना आता है 3, और 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके लिए √5 ऐसा कैसा लिख लो। यानी कि आपके पास दूरी जो ए बी है वो निकल के आ गई 3√5। ओके ठीक है। अब निकालता हूं मैं दूरी, दूसरी दूरी निकालते हैं, दूरी बी से लगाकर सी तक, सॉरी यहाँ पे सी लिखना था, सी भूल गया मैं यहाँ पे। देखिए ए पहला पॉइंट हो गया, बी हो गया और ये सी। तो अब मैं निकालता हूँ बी सी। बीसी निकालने के लिए वही आपको दूरी सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र लगा दो। दूरी सूत्र बार बार लिखने का काम नहीं, आपने एक बार लिख लिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं सीधा यहाँ मान रखूंगा, तो b और c की बात हो रही है, तो ये 1 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, यानी पहले में से पहला घटा दो। यहाँ पर देखिए 3 माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, तो 3 x2 माइनस x1 करना है तो ये माइनस, परंतु यहाँ पे देखिए ये माइनस का 2 है और सूत्र में भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस, इस बात का पूरा ध्यान रखना दूरी सूत्र में। तो यहाँ पे प्लस का 2 और होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है माइनस का 3, तो ये आ जाएगा -3, फिर माइनस y1 है वो 7 है, ये 7 का होल स्क्वायर। करो सॉल्व इसको, 3 और 2 मिलके कितने हो गए 5, और 5 का होल स्क्वायर है, फिर प्लस माइनस के 3 और माइनस का 7 मिलके कितने हो गए माइनस के 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 25, और 10 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 100, इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 125। अब देखिए 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 इंटू 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 25 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा 125। अब 25 का वर्गमूल निकलता है इसलिए 5 आ जाएगा और बाहर, और ये जो 5 है वो वर्गमूल के अंदर ही रहेंगे क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इस ढंग से आपके जो BC है वो क्या आ गया 5√5। अब मैं निकालता हूं दूरी CA। अब दूरी CA निकालते हैं, उससे पता चल जाएगा कि ये सरेख है या नहीं। तो वापस वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बात हो रही है देखिए C और A की, तो आपका दिमाग यहाँ होना चाहिए C और A। C पहले आ रहा है, A बाद में आ रहा है, C और A, तो ये तो हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 2 2। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस, यानी x2 ये 1 है और x1 क्या है 3, तो माइनस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 है, तो 1 माइनस y1। अब देखिए यहाँ माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करो, देखिए 1 और -3 कितना हो गया माइनस का 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ 1 और 3 मिलके कितने हो गए 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस का प्लस हो गया, और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16। इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 16 मिलके कितने हो गए 20। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 4 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, और 4 का वर्गमूल निकलता है कितना 2√5। अब क्या देख रहे हैं आप कि AB निकाला तो आपके आ गया 3√5, BC निकाला तो 5√5, यानी सबसे बड़ा आ रहा है वो क्या आ रहा है BC आ रहा है, राइट, और जो CA आ रहा है वो क्या आ रहा है 2√5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिंदु C है वो बीच में है, यानी जो चित्र है देखिए आपके यहाँ लिखना क्या है अंत में, फिर मैं वापस चित्र बना के आपको समझाऊंगा। अब लिखना है चूंकि कि जो AB है A से लगाकर B तक दूरी प्लस जो C से लगाकर A तक दूरी है, C से लगाकर A तक दूरी है, वो बराबर है किसके B और C के। AB प्लस CA बराबर है BC। कैसे देखिए यहाँ पे जो AB है वो क्या निकला था मेरे पास 3√5। चलिए बताता हूँ थोड़ा, ये AB मैंने निकाला था वो क्या आ गया था 3√5, जो BC निकाला वो क्या आ गया 5√5, और जो CA निकाला वो क्या आ गया 2√5। तो यहाँ पे सभी लिखते हैं और योग करते हैं। तो AB है वो क्या आया मेरे पास 3√5, और जो CA है वो क्या है 2√5।
ये बराबर है किसके, BC के, और BC है वो 5√5 है, और ये योग करते हैं तो देखो 3√5 और 2√5 मिलके क्या हो गया, 5√5। इसका मतलब कि A, B और C ये तीनों बिंदु है वो सरेख है, यहाँ पे कहेंगे। इसलिए A बिंदु लिख लो, इसलिए बिंदु A, B तथा C, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि दिए गए बिंदु है वो सरेख है, तो बिंदु ABC सरेख है, यानी एक ही रेखा में स्थित है। अब देखिए जो मैंने चित्र बनाया था वो अलग टाइप का था, यहाँ पे क्या चित्र बनेगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं रहे किसी प्रकार का। कि जो रेखा होगी, ये जो रेखा है उस पे आपके जो बिंदु होंगे वो इस ढंग से होंगे, यानी बी सी, ये किनारे पर है बी और सी, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है वो बीच में, यानी आपने ए से लगाकर बी तक निकाला ये, तो ए से लगाकर बी तक ये आ गया 3√5, और जब आपने सी ए निकाला है, सी से लगाकर ए तक ये आ गया 2√5, फिर आपने सी से लगाकर यानी बी से लगाकर सी तक ये जो दूरी निकाली है वो आपके इन दोनों का योग आ रहा है, 3√5 और 2√5 योग करेंगे तो ये आ रहा है 5√5। तो इस ढंग से प्रूव हो गया कि तीनों बिंदु है वो सरेख है, एक ही रेखा पर स्थित है, राइट। नेक्स्ट करते हैं 21वां प्रश्न। 21वां आपके दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, -1, -1, 1, 5 और -2 तथा 4 और -4 एक आयत के शीर्ष है। आपको पता लगाना है कि ये एक आयत के शीर्ष है, तो इस ढंग से आयत के शीर्ष सिद्ध करने के लिए आपको वही दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है, और दूरी सूत्र से यदि आमने सामने की भुजाएं समान आ जाए, साथ में अगर विकर्णों की लंबाइयां भी समान आ जाए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो निर्देशांक दे रखे हैं वो एक आयत के शीर्ष है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये ले लिया मैंने सवाल। अब यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे कि माना ABCD, क्योंकि यहाँ पे नाम कोई दिया हुआ नहीं है इसलिए मानना ही पड़ेगा ताकि हम दूरी आराम से निकाल सकते हैं, ABBCCA इस ढंग से। तो मान लेना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि माना दिए गए शीर्ष, पहले को A मान लो, -2 और -1, दूसरे को B मान लो, -1 और 1, दूसरे और तीसरे को C मान लो, C 5 और -2, और चौथे को D मान लो, तथा D ABCD मान लिया 4 और -4 एक आयत के शीर्ष है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं दूरी AB, दूरी A और B। तो दूरी AB से हम सूत्र लगाते थे x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चाहो तो तुम सूत्र लिख लो एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट ऑफ x2 - x1। देखिए a और b, जब भी जो बिंदु आते हैं a और b, तो a और b पे आपका दिमाग जाना चाहिए, बाकी c और d को देखना ही नहीं, राइट। तो a और b के अंदर पहला जो ब्रैकेट होगा उसके अंदर 1 और 1 निर्धारित करना है, यानी x1 और y1। दूसरे ब्रैकेट के अंदर x2 और y2 को निर्धारित करना है। तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा -1, और ये सूत्र का माइनस है, माइनस लिख लो। परंतु यहाँ पर देखो वापस -2 है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो गया, और ये 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है, ये 1, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर माइनस y1 है वो क्या है, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 1 लिखना पड़ेगा, और होल स्क्वायर। ठीक है, करते हैं आगे इसको सॉल्व।
-1 और +2 यानी एक माइनस का एक प्लस का तो घटेगा यानी आ जाएगा प्लस का एक और होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 और 1 मिलके कितने हो गए 2 और 2 का होल स्क्वायर। एक का वर्ग करेंगे एक ही होगा, दो का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, तो ये आ जाएगा √5 यानी कि जब मैंने ए बी निकाला तो मेरे पास क्या आ गया √5। अब मैं निकालता हूं दूसरी दूरी निकालते हैं बी और सी। तो बी सी निकालते हैं, यहाँ पर भी वही आपको सूत्र लगाना है x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 अब बात हो रही है बी और सी की, तो यहाँ पे ये 1 1 हो गया और ये हो गया 2 2, ठीक है। तो x2 - x1 यानी 5 माइनस हो जाएगा -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का 2 यानी y2 और माइनस y1 तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर। 5 और 1 मिलके कितने हो गए 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 और -1 मिलके कितने हो गए माइनस का 3 और इसका होल स्क्वायर। करो सॉल्व इसको, देखो 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 36 और 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9। इसको मैं यहाँ कर रहा हूं बराबर 36 और 9 मिलके कितने हो गए 45। अब 45 को क्या लिख सकते हैं हम 9 इंटू 5 और 9 का वर्गमूल आता है 3 तो 3√5 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपने BC निकाला तो क्या आ गया 3√5। अब हम निकालते हैं C और D। AB हो गया, BC हो गया और C और D निकालते हैं। दूरी C और CD, ओके। वापस वही दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है, दूरी सूत्र से x2 - x1 y2 - y1 लिख लेते हैं। अब C और D की बात हो रही है तो C पे तो आ जाओ 1 1 और D पे हो जाएगा 2 2 यानी x2 दूसरा पॉइंट हो गया D का तो 4 माइनस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। बिंदु लिखते वक्त पूरी सावधानी रखना है और माइनस प्लस का ध्यान रखना है पूरा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए y2 कितना है माइनस का 4 और ये है माइनस का 2 तो -4 आ जाएगा यहाँ पे तो, और फिर सूत्र का माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और प्लस का 2 का होल स्क्वायर। करो इसको सॉल्व, 4 में से 5 गया तो आ गया माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4 और प्लस का 2, एक माइनस का एक प्लस का घटेगा तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। -1 का वर्ग करेंगे तो आएगा प्लस का 1 और -2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4। तो इस ढंग से आपके आ जाएगा यहाँ पे 5। देखिए यहाँ पर ए बी है वो निकाला था √5 आया था और CD निकाला तो भी क्या आ गया √5 यानी आमने सामने की भुजा समान आ रही है। नेक्स्ट निकालते हैं दूरी निकाल देते हैं यहाँ पे DA, लास्ट दूरी, चारों भुजा निकालना जरूरी है क्योंकि आयत है तो DA। अब दूरी DA से वापस वही सूत्र लगाना है। अब देखो यहाँ पे D पहले आ रहा है और A बाद में आ रहा है तो जो D के निर्देशांक होंगे वो 1 1 होंगे और A के 2 2। तो यहाँ x2 - x1 यानी -2 पहले आएगा और फिर माइनस का 4 हो जाएगा, फिर प्लस y2 - y1 यानी कि माइनस का 1 और माइनस का 4 है तो ये +4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। करो सॉल्व इसको, -2 और -4 मिलके कितने हो गए -6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -1 और प्लस का 4 मिलके कितने हो गए 3 और 3 का होल स्क्वायर। -6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे हो गया 45। 45 को लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 5 और 9 इंटू 5 को लिख सकते हैं हम 3√5 क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है वो 3 होता है, ठीक है। 3 इंटू 3 9 होते हैं तो √5 ऐसे कैसे आ जाएगा क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या विशेषता नजर आ रही है, तो देखिए यहाँ पे क्या विशेषता नजर आ रही है तुम्हें कि आमने सामने की भुजा है वो समान आ गई, √5 ये √5 3√5 और 3√5। अब आमने सामने की भुजा है समान प्लस
दोनों विकर्ण अगर समान आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो शीर्ष है वो एक आयत के शीर्ष है। तो अब हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण को निकालते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूं नीचे, ये प्रश्न आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम से आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाएगा। देखिए ए बी सी और डी शीर्ष का एक आयत बनाया मैंने जब ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला और डी ए निकाला है तो मेरे क्या आ रहा है, ए बी है वो किसके बराबर आ रहा है, सी डी के, और जो बी सी है वो किसके बराबर आ रहा है, ए डी के। राइट। अब मुझे आमने सामने की भुजा तो समान आ गई। अब विकर्ण ए से लगाकर सी तक और बी से लगाकर डी तक अगर ये विकर्ण भी समान आ जाए तो ये प्रूव होगा कि ए बी सी डी एक आयत है। तो मैं यहाँ विकर्ण निकालता हूँ। क्यों कर रहे हैं, यहाँ विकर्ण क्यों निकालना जरूरी है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं किसमें समान होती है, और समांतर शत्रुभुज में। तो समांतर शत्रुभुज से अलग आयत तभी प्रूव होगा जब इसके अंदर विकर्ण भी क्या आएंगे, समान। तो मैं विकर्ण निकाल लेता हूं यहाँ पे। देखिए विकर्ण, पहला विकर्ण निकालते हैं ए से लगाकर सी तक। तो ए और सी आप चित्र बना भी सकते हैं परीक्षा में, और न बनाए तो भी चलता है, चित्र बनाना जरूरी नहीं है, आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो शीर्ष दे रखे है वो एक आयत के शीर्ष है। तो आमने सामने की भुजा है और विकर्ण को समान प्रूव कर दो। तो देखिए ए से लगाकर सी तक निकालना है, वही दूरी सूत्र इस्तेमाल होगी। ए ए पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है, तो ये 1 1 हो गया, ये 2 2 हो गया। तो 5 माइनस हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, ये x1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, -2, ये आ जाएगा -2, y1 y1 कितना है, माइनस का 1, तो ये +1 लिखना पड़ेगा क्योंकि सूत्र में भी माइनस है। करो सॉल्व, 5 और 2 मिलके कितने हो गए, 6 और 7, 7 का स्क्वायर, और -2 और 1 मिलके कितने हो गए, माइनस का 1 का होल स्क्वायर। 7 का वर्ग करेंगे 49 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, इस ढंग से आपके आगे 50, और 50 को लिख सकता हूं मैं 25 इंटू 2, 25 इंटू 2, तो 25 का वर्गमूल कितना निकलता है, 5√2। ठीक है, तो इस ढंग से AC आ गया हमारे पास 5√2। और मैं दूसरा निकालता हूं बी से लगाकर डी तक, ये दूसरा विकर्ण है। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण निकालते हैं BD। BD को निकालता हूं बी और डी, तो ये 1 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और 2, राइट, यानी x2 माइनस x1, तो 4 माइनस हो जाएगा माइनस का 1, तो -1 है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा +1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 4 और -1 का होल स्क्वायर। करो सॉल्व इसको, 4 + 1 यानी 5, 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -4 और -1 मिलके कितने हो गए, माइनस के 5 का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग किया तो 25, फिर -5 का वर्ग करेंगे तो भी आएगा 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो रूट ऑफ आ गया हमारे पास 50। अब इसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको लिख सकता हूं मैं 25 इंटू 2, राइट, और सॉल्व करेंगे आगे तो 25 को बाहर ले सकते हैं, वर्गमूल निकालेंगे 25 का तो 5 आ जाएगा और √2। तो देखिए जो AC है और BD है दोनों विकर्ण है वो समान आ रहे हैं, 5√2 और 5√2। तो हम लिख सकते हैं इस ढंग से कि देखिए यहाँ अंत में आपको लिखना है, अंत में आप लिखेंगे यहाँ चूंकि कि AB बराबर है किसके, जो AB है वो किसके बराबर आया था, CD के, और जो BC है ये किसके बराबर आया, BC है वो किसके बराबर है, DA के। ठीक है, तथा AC विकर्ण लिख लो, विकर्ण विकर्ण जो AC है वो बराबर आया हमारे किसके, B और D के, इसलिए A, इसलिए कह सकते हैं कि दिए गए, इसलिए दिए गए शीर्ष एक आयत के शीर्ष
ये आपने प्रूव हो गया। ठीक है, आमने सामने की भुजा समान आ रही है और विकर्ण भी क्या आ रहा है, समान, इसलिए दिए गए शीर्ष है वो किसके शीर्ष है, एक आयत के शीर्ष है। नेक्स्ट करते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न आपको दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। आपको वृत्त की परिधि पूछा है, राइट। और वृत्त की परिधि के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए 2 पाई और आर। परिधि जैसे ही आता है आपके पास सूत्र ये होता है 2 पाई आर। परिधि का सूत्र क्या होता है वृत्त का, 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, परिधि की। तो परिधि के लिए देखिए पाई का मान आपको पता होता है 22/7 होता है। आर, आर यानी रेडियस, त्रिज्या। तो वृत्त की क्या पता होना चाहिए आपको, त्रिज्या। और त्रिज्या आपके पास में यदि है तो आप इजीली वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर आपके वृत्त की त्रिज्या है वो कहीं नजर नहीं आ रही है, तो इसलिए क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रश्न में दिया हुआ होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको वृत्त की त्रिज्या का पता करना है और फिर हम आराम से वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूं और इसको व्यवस्थित रूप से सॉल्व करके आपको समझाता हूं। ये ले लिया मैंने। 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाता हूं पहले मैं, ठीक है। और ऐसे ही हम एक वर्ग बना लेते हैं और जैसा कि पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं वो समान होती है, राइट। तो यहाँ मैं अंदाजन बना रहा हूँ, आप मान लेना इसको कि ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। अब इसके अंदर है 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने, यानी वर्ग के अंदर बना हुआ है एक अंतवृत्त, यानी अंदर बना हुआ है एक वृत्त। इसको मैं दूसरे कलर से बना लेता हूं। ये वृत्त बना है, ठीक है। मैं टच करते जाऊंगा और गोलाई पर आप ध्यान रखना कि वृत्त तो गोल ही होता है, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए रफ आकृति बनाई है। वृत्त बिल्कुल गोल होता है और गोल ही बनाना है आपको अच्छे ढंग से। जब आप समान भुजा माप के अगर बना लेंगे तो इजीली आपके सही ढंग से वृत्त है वो बन जाएगा, अंतवृत्त, ठीक है। अब यहाँ पे एक वृत्त है और इस वृत्त की परिधि आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 और 14, यानी प्रत्येक भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। यानी इस जो अंदर वृत्त बना है, अगर यहाँ से मैं इसको मिला दूं बिल्कुल सीधी लाइन से, ये मिला दिया मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से, दोनों स्पर्श बिंदु जो होंगे, तो ये जो रेखा दिख रही है वो क्या दिख रही है, एक वृत्त का व्यास दिख रही है। यानी कि वृत्त का व्यास है वो इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसका जो व्यास होगा वो भी क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। तो यहां लिखना पड़ेगा कि वर्ग की भुजा ये बराबर होगा किसके, अंतवृत्त। अंतवृत्त का अर्थ हुआ अंदर वाले वृत्त। तो अंतवृत्त का व्यास, अंतवृत्त का व्यास के क्या हो जाएगा, बराबर। और कितना है ये, 14 सेंटीमीटर। अब आपको व्यास से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या चाहिए, वृत्त की त्रिज्या। तो यहां मैं निकाल देता हूं, अतः वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी हो गई, त्रिज्या को आर से लिखते हैं तो ब्रैकेट में आर लिख लो। व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी ये पूरा 14 है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से, मान लो इसका केंद्र है, तो केंद्र ओ से यहाँ तक इसका अगर नाम दे तो ये ए है, तो ओ से लगाकर ए तक ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आधा आधा कर देंगे, यानी 14 में 2 का भाग देना सीधा। चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी व्यास के अंदर 2 का भाग देंगे तो आपके त्रिज्या निकल के आ जाएगी। अब मुझे निकालना है वृत्त की परिधि, तो यहाँ सीधा वृत्त की परिधि का सूत्र लगा देता हूं। तो वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई और आर। ये सूत्र याद करने पड़ेंगे। तो 2 पाई आर वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। ये लिख दिया 2 पाई का मान 22/7, ये हमेशा याद रखना है, 22/7 होता है। और रेडियस आर है वो कितना आ गया, 7। तो यहाँ लिख लिया 7। अब 7 से 7 है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2 × 22, 2 × 22। तो इस ढंग से आपके जो उत्तर है 2 × 22 कितना हो जाएगा, 44। अब देखिए परिधि निकाला है और सेंटीमीटर में मान है भुजा का, तो आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे छोटी सी बात पूछी थी, 4 नंबर का प्रश्न बहुत ही छोटा दे रखा है,
वृत्त की परिधि पूछा था तो परिधि आपने निकाल दी। अब मान लो आपके इसी प्रश्न के अंदर क्षेत्रफल भी पूछा होता, वृत्त का क्षेत्रफल, तो मैं आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा करके बता रहा हूँ। मान लो क्षेत्रफल पूछा होता तो किस ढंग से निकालते, तो यहाँ इस सीधा सा लिखना है वर्त का क्षेत्रफल, राइट। और वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान 22/7 और आर आर है वो कितना दे रखा है 7। अब बोर्ड के अंदर कोई जरूरी नहीं ऐसा कैसा है, थोड़ा चेंज करके क्षेत्रफल पूछ ले, तो इसलिए आपको ये भी समझा देता हूँ साथ साथ में कि 22/7 हो गया और रेडियस है वो कितना आ गया 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर, तो 22/7, 7 इंटू 7 49 लिखो या फिर 2 बार लिख लो 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 22 का गुणा 7 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 154, राइट। अब 154 है वो क्षेत्रफल है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा पीछे वर्ग सेंटीमीटर, मीटर होता है तो वर्ग मीटर लिखना है, सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर लिखना है, ये क्षेत्रफल की इकाई है, ठीक है। तो इस ढंग से आप क्षेत्रफल अगर पूछे तो निकाल सकते हैं। वैसे इसके अंदर 4 नंबर का प्रश्न है तो दोनों पूछना चाहिए था, तभी ये प्रश्न 4 नंबर लायक बनता है, नहीं तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है कि एक कागज का आयत एबीसीडी आकार का है और इसमें AB है वो 40 सेंटीमीटर, AD है वो 28 सेंटीमीटर है। यदि इसमें से BC व्यास का एक अर्धवर्ताकार भाग काट लिया जाता है तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं और वहां व्यवस्थित चित्र बना के इसको समझते हैं। ये मैंने प्रश्न ले लिया, इस प्रश्न को वापस पढ़ता हूं मैं। एक कागज का आयत ABCD आकार का है, तो सीधा सा हम एक आयत बना लेते हैं ABCD, राइट। तो मान लो ये हो गई इसकी लंबाई। जैसा कि आपको पता है कि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा है वो क्या होती है समान, ठीक है। ये हो गया आयत। अब इसका नाम दे देते हैं, इसने बोला है कि ABCD, तो A B C और D, ठीक है। ABCD नाम दे दिया। आगे क्या कह रहा है कि कागज ABCD आकार का है, ठीक है भाई, जिसमें AB है वो 40 सेंटीमीटर, A से लगाकर B तक ये 40 सेंटीमीटर लिख लो, 40 सेंटीमीटर, और जो AD है A से लगाकर D तक ये है वो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। यदि इसमें से BC, ये जो BC है, इस BC व्यास का एक अर्धवर्ताकार भाग काट लिया जाता है, यानी BC को व्यास मानना है और एक अर्धवर्ताकार भाग बनाना है, तो यहाँ अर्धवर्ताकार भाग बना लेता हूँ। यहाँ से अर्धवर्ताकार यानी वृत्त का आधा, यहाँ से अर्धवर्ताकार भाग, इसको आगे बढ़ाएंगे तो पूरा एक हो जाएगा वर्त, ठीक है। तो आधा भाग है अंदर की ओर बनाना है, काट लिया जाता है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये जो पीछे बचा है ये भाग, इस भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधी सी बात है कि जो बड़ी आकृति है उसमें से छोटी आकृति को घटाना। जब भी आपके ऐसा प्रश्न आता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल टाइप का, तो उसके अंदर सीधी सी बात होती है कि जो बड़ी आकृति दिखती है उसका क्षेत्रफल निकाल दो, फिर छोटी आकृति है उसका क्षेत्रफल निकाल दो, बड़ी आकृति में से छोटी आकृति का क्षेत्रफल लेस कर दो, तो सीधा आपके जो शेष भाग का क्षेत्रफल है पूछा है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ मुझे दिख रही है बड़ी आकृति आयत, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ जो आयत की लंबाई है वो लिख लेता हूं, आयत की लंबाई आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई दे रखी है आपको 28 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अब सब जानते होंगे, आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, गुणा करना है सीधा लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई है 40, चौड़ाई है 28, तो 40 इंटू 28, 40 का गुणा 28 से करेंगे तो आपके आ जाएगा 1120, ये गुणा करके देख लेना। तो 1120 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं अर्धवर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, सबसे पहले तो लिखते हैं कि अर्धवर्ताकार भाग का व्यास, इसने स्पष्ट बोला है कि जो BC है उसको व्यास मानना है। तो देखिए आमने सामने की भुजा आयत की क्या होती है समान, तो ये 28 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी
28 सेंटीमीटर, यानी जो व्यास है वो क्या है, 28 सेंटीमीटर है। और हमें एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या। तो यहाँ पे लिख लेता हूं, अर्धवर्ताकार भाग का व्यास तो ये हो गया, तो अर्धवर्ताकार भाग की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या त्रिज्या को 8 से लिखते हैं, 8 लिख लो, 28/2, यानी 28 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या निकल के आ गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब अर्धवर्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं ताकि हम घटा सके। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं, अर्धवर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, और अर्धवर्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल है, उसमें 2 का भाग देना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर और स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर के अंदर 2 का भाग देंगे तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी अर्धवर्ताकार का। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर दो, देखिए 1/2 फिर इंटू ये पाई का मान लिख लो 22/7 इंटू आर, आर है वो 14 है, तो 14 इंटू 14 कर दो, सीधा मैंने लिखा। आप 14 का वर्ग करके एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं 7 का भाग दे देता हूँ, इसके अंदर कितनी बार जा रहा है, 7 दूनी 14, फिर 2 से 2 कैंसिल कर दो ताकि इसका तो काम पूरा ही हो जाए। अब क्या बचा, 22 इंटू 14, और 22 का गुणा 14 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर। तो 308 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपके पास ये जो पूरा आयत है इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया 1120 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ जो इस भाग का क्षेत्रफल भी निकाल दिया आपने 308 वर्ग सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, अब इसमें से इसको घटाना है। तो ये जो पीछे वाला भाग है ये पूरा, इस भाग का क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा। तो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे कि शेष भाग का क्षेत्रफल, सीधा लिख लो, यहाँ शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है तो शेष भाग का क्षेत्रफल लिख लेता हूँ, शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल सीधा घटाता हूँ, 1120 माइनस 308। आप यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे कि आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्धवर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। यदि टाइम कम है तो सीधा भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1120 में से 308 वर्ग सेंटीमीटर को घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 812 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल जब भी आप निकालते हैं तो पीछे इकाई लिखना ना भूलें, वर्ग के रूप में लिखना है, मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर। हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है तरीका आपके शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने का। यदि आपको ये समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करना, मैं वापस